सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। रिमेनिंग क्वेश्चंस पर हम लोग चल रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 68 से आगे कंटिन्यूएशन के बाद आपसे हम बात करेंगे बीपीएससी के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो साथियों, तैयारी अपनी लगातार बनाए रखें। अब हम क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं कहाँ पर, 68 पर। 5.13% शुगर आइसोटोनिक, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू हो जाता है डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सीधी सीधी रख दीजिए, सी आर टी रख दीजिए, सी यानी कि पाई वन मान लीजिए कितना परसेंट है, 5.13% हो जाता है। तो 5.13% ये हो गया। ऊपर सी आर टी कॉमन कर दीजिए। मोलर मास पूछा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, इसका मतलब डब्ल्यू अपॉन एम आर टी चलेगा इसमें। तो इसका मीनिंग हुआ कि दोनों का इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, दोनों का आइसोटोनिक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम हो गया। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया तो सिंपल सी बात है कि हम इन दोनों फार्मूले को बराबर कर लेते हैं। बराबर कर लेते हैं, कैसे बराबर करेंगे वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, सिंपल से हम यहाँ पर W1 मास, मास है कितना, 5.13, 5.51 मान लेते हैं। 5.13% का मतलब है कि यहाँ पर अपॉन 100 कर देते हैं, और मोलर मास m1 ले लेते हैं, आर टी हमारा कॉमन है। सिमिलरली हम दूसरा बना लेते हैं, 0.9 अपॉन m2 ले लेते हैं, और आर टी हमारा कॉमन है। और पाई वन पाई टू दोनों इक्वल है, सेम है, डिवाइड कर देते हैं। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मोलर मास किसका है, शुगर का है, तो पहले वाले का तो m1 हमें पता ही, पहले वाले का m1 पता है, 342 हो जाता है। तो 5.13, 5.13 है ना, मोलर मास नीचे अपना रखना है परसेंटेज, और अपन हो गया आपका 342 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ऊपर आर टी हो गया, और इक्वल टू ये बराबर हो जाता है 0.9 अपॉन एम के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करना 342 अपना सॉल्व करना, तो यहाँ पर हमारा मोलर मास 60 आ रहा है। मोलर मास हमारा 60 आ रहा है। अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से, तो सिंपल ही है कि ये आपका 90 हो जाएगा। 90 के 342 से मल्टीप्लाई करिए, 5.13 से डिवाइड कर दिए, 60 आंसर आपका ऑटोमेटिकली चेक कर लीजिएगा, 60 आंसर आएगा, यानी कि मोलर मास आपका 60। फार्मूला सिंपल है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी या डब्ल्यू अपॉन एम आर टी से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मोनो बेसिक एसिड हैज द डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू, डिसोसिएशन कांस्टेंट के है, ये आपका के ए हो गया, और मोलर कंसंट्रेशन आपकी 0.02 दे रखी है, और पूछा है कि, क्या पूछा है कि इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओहो अल्फा पूछ ली गई है। तो अल्फा को हम लोग सिंपल फार्मूला लगा करके अंडर रूट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी लगा दीजिए, और के अपॉन सी से आप कैलकुलेट कर लीजिए। जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, यानी कि हमने जो कैलकुलेट किया है वो आंसर 9 इंटू 10⁻⁵ है। तो पॉइंट यानी कि 9 समथिंग वैल्यू आएगी, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर जगह 5 5 दिया, तो 0.9 के आसपास है, और 0.9 की ही रेंज में सभी आंसर दिए हुए हैं, तो ये आंसर है नहीं। फिलहाल इसका आंसर इन दोनों में से एक आना चाहिए। फिर भी चेक करते हैं एक बार। आंसर हमारा है 0.9009 पर जा रहा है, 0.09 पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 2 9 18, डायरेक्ट 9 के आसपास आंसर है, तो ए पर आप टिक कर लीजिए। एक बार कैलकुलेशन आप भी करिएगा ए पर, 1 2 3 4 5, ए पर कैलकुलेशन पर चेक कर लीजिएगा, ये आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, 70 पर चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलो एंजाइम डू नॉट कंटेन जिंक, किसमें होता है, नाइट्रोजनेज में जिंक नहीं होता है। ठीक है, बाकी कार्बोक्सी पेप्टिडेज सभी जितने भी हैं, कार्बोक्सी वाले जितने भी होते हैं सभी में जिंक होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट्स, तो आपको सल्फर सिस्टम में 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं। सल्फर सिस्टम में 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं, आपको याद होना चाहिए। फेज रूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ें। among the following substituted sealants the one which will give rise the cross link, तो क्रॉस लिंक तो पॉसिबिलिटी तभी हो पाती है जब आप इस तरीके से सिलिकॉन ले लें, ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसे सी एल, यहाँ पर भी सी एल ले लें, यहाँ आर ले लें, यहाँ पर भी आर ले लें। अब इसको हाइड्रोलाइज करके आगे कंटिन्यू कर लीजिए। इसको कंटिन्यू कर लीजिए तो यही क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बनाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये, और ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर से आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल
The glucose molecule react with X. The glucose molecule react with X molecule of the phenyl hydrazine to yield the oxazole. The glucose molecule react with X molecule of phenyl. तो कितने से करता है? 3 मॉलिक्यूल। आपने देखा होगा कि जब रिएक्शन होती है तो ग्लूकोसाजोन बनता है और ग्लूकोसाजोन तक पहुंचते पहुंचते हमें 3 फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। 74 पे आइए। इफ द गोल्ड नंबर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन ए बी, सभी के गोल्ड नंबर दिए हुए हैं। अब ऑर्डर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड का देखना है, तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर जो है सबसे कम होती है। तो गोल्ड नंबर 20 इसका ज्यादा, तो सबसे कम प्रोटेक्टिव पावर सी की होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी हो जाएगा। उसके बाद चले आइए नेक्स्ट 75। हु फर्स्ट फिनाइल हाइसो, तो आपको पता है फ्रेडरिक सेंगर ने जो है फिनाइल आइसोसाइनेट को सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड में यूज किया था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद करा हुआ क्वेश्चन, अगर होगा तो आएगा तो ठीक है, याद नहीं है तो फिर इस पर कुछ हो नहीं पाएगा। इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन, हाँ चलो जरा देख लेते हैं। ये हमने इथेनॉल लिया, CH3 CH2OH, ये हमने इथेनॉल लिया। इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, ब्रोमीन से रिएक्शन कराओ एक्वस सॉल्यूशन के साथ में, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर से करा देते हैं तो फिर COOH बनेगा, यानी कि CH3 COOH बनना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को टिक कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आएगा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग हट के क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इज पॉसिबल। तो डी ऑर्बिटल ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन में है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, क्लोरीन में ही डी ऑर्बिटल है, तो इसीलिए यहाँ पर यही रेजोनेंस संभव है, यही रेजोनेंस यहाँ पर संभव है। इस बात का ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। द क्रोमेट्स आर ऑक्सीडाइजिंग वाइल the chromates are oxidizing while molybdenate and tungstate are non-oxidizing because। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? द क्रोमेट्स आर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। मोलिब्डेट और टंगस्टेन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा क्यों है? यहाँ पर सबसे सटीक आपको तरीका बताता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर क्रोमेट्स को ऑक्सीडाइजिंग मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि क्रोमियम जो होता है वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये बात ठीक है, लेकिन मोलिब्डेट और टंगस्टेट जो है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, ये चीज आनी चाहिए यहाँ पर। तो क्रोमियम इज अनस्टेबल इन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर स्टेबल इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। तो फिर हमें जवाब यहाँ पर एक ही मिल रहा है कि इन दोनों को डोमिनेंट रखा गया है, तो यहाँ पर मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी पर हमें जवाब देना पड़ेगा, इसी पर जवाब देना पड़ेगा, और यही जवाब हमारा सत्य है। चलिए, ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इस पर बहुत ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना हमें लगता नहीं कि उचित है। कोल्ड बनता है तो आपको पता है यहाँ पर NaClO बन जाता है, और यहाँ पर डाइल्यूट जब कंसंट्रेटेड होता है तो NaClO3 बन जाता है, तो फिर जवाब आपका NaClO और NaClO3 हो जाना चाहिए, NaClO3 हो जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का जो लॉ है वो प्राइमरी प्रोसेस में स्टार्क ने दिया था, तो स्टार्क का नाम नोट कर लीजिए। यहाँ पर स्टार्क, बोर्ड आइंस्टीन का भी नाम आता है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है प्राइमरी प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन जो किया था वो स्टार्क ने ही किया था। आप किताब उठाइए और चेक कर डालिए। द रिएक्शन, ये दिया रिएक्शन दिया, ये जानते हैं सभी लोग, इटार्ड रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इटार्ड का एग्जाम्पल है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन। देखिएगा पेपर टफ नहीं ना, कि हाँ थोड़ा सा लाइन लेंथ से हट करके पेपर होने की वजह से लोगों को परेशान किया। द कार्बोनाइन मोस्ट स्टेबल, तो आपको साफ दिखेगा ये वाला स्टेज सबसे ज्यादा जो प्राइमरी है, और प्राइमरी के बाद मिथाइल कार्बोनियम आयन जो कार्बाइनाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसका ध्यान दीजिए।
इसके बाद UO2 NO3 का होल थ्राइस नेगेटिव द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री अगर किसकी देखोगे तो यहाँ पर 3 और 1 4 3 और 2 5 हो जाता है, 5 हो जाता है, तो यानी कि 3 2 5 का मतलब हो ट्राइगोनल हो सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आना चाहिए और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल केवल एक ही जगह दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट है। 3 क्योंकि ऑक्सीजन O2 में ऑक्साइड है, ये O नेगेटिव वाली कंडीशन लगी हुई है, तो 2 O है, इसलिए यहाँ पर 5 एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेलेक्ट द क्रिस्टल सिस्टम विच हैज नो सिमेट्री, तो आपको पता होना ट्राइक्लिनिक में कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, तो ट्राइक्लिनिक पर आप टिक कर दीजिए कि ट्राइक्लिनिक पर कोई सिमेट्री नहीं होती। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, बस वही था कि लाइन से हटकर थे इसलिए दिक्कत। फेंसेंस रिएजेंट पूछा गया था, तो फेंसेंस रिएजेंट सभी को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंसेंस रिएजेंट। फेंसेंस रिएजेंट कौन सा है? रिएजेंट टर्ट ब्यूटेनॉल फॉर्म्स। अच्छा, फेंटेंस रिएजेंट टर्ट ब्यूटेनॉल, अगर टर्ट ब्यूटेनॉल अगर हम लेते हैं तो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाना चाहिए, तो यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड को आप टिक कर लीजिएगा। फेंटेंस रिएजेंट जो है ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करता है, ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा, इस बात का ध्यान दीजिए। आप लोग भी एक बार चेक करिएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी इसकी दे रखी है और तो डिवाइड कर दीजिए डेल्टा डेल्टा O अपॉन 9 कर दीजिए, तो 9 दूनी 18 हो जाता है और वो एनर्जी होती 4/9, 2 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही, तो यानी कि 4/9 इंटू 1800 करिए, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया और 4 दूनी 8000, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब फिर हमारा जवाब यहाँ पर ये वाला आना चाहिए, ये जवाब आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करते रहिए सभी क्वेश्चंस, और एक बार आपका फर्ज जरूर बनता है कि हमें लाइक और कमेंट जरूर करें। द आउट कम ऑफ द कार्नोट थ्योरम, इस कंसेप्ट, तो एंट्रोपी का कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एंट्रोपी को आप टिक कर लीजिएगा कि एंट्रोपी का कंसेप्ट माना जाता है। NaNOCl और NaNO3 रिएक्ट इन लिक्विड N2O4 टू प्रोड्यूस, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये N2O4 बनाते हैं, N2O4 बनाते हैं और साथ में आपका NaCl निकल जाता है, तो NaCl निकाल दीजिए, ये वाला NaCl निकाल दीजिए और N2O4, तो यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। रिएक्शन आप लिख सकते हो, रिएक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर NOCl लिख लीजिए और साथ में NO3 की रिएक्शन करा दीजिए, और जैसे रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बना लीजिए और N2O4 बना लीजिए। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन फैमिली में अगर ये रिएक्शन ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको किताब का नाम बताता हूँ। ये रिएक्शन आपको मिलेगी सत्य प्रकाश जी की बुक में मिल जाए, JDL में नहीं दी है लेकिन सत्य प्रकाश जी में दी है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, ये पता है बेट थ्योरी कहलाती है, तो यहाँ पर बेट इक्वेशन से इसको एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, तो बेट इक्वेशन से एक्सप्लेनेशन ले लीजिएगा। अ मॉलिक्यूल इन वाइब्रेशनल मोशन इज एसोसिएटेड, पता है 3/2 kT होता है, तो 3/2 kT लिख लीजिएगा। 90 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और बस फटाफट हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। कैलोमर इलेक्ट्रोड सोडियम अमलगम होता है, मेटल अमलगम मतलब सोडियम अमलगम होता है, तो यहाँ पर कैलोमर इलेक्ट्रोड अमलगम HgCl2 की हम लोग बात करते हैं, तो वही मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड माना जाता है इसको। फोरोन जो होता है ये एक टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो इंसेक्ट्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और फोरोन लॉन्ग चेन के साथ ब्रांचिंग भी होनी चाहिए, तो उसमें एक ही कंपाउंड है, और ये आप लिख सकते हो CH3 का होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड CH, COOH डबल बॉन्ड C, CH3 का होल ट्वाइस। बहुत ही अच्छा पेपर अब यहाँ से टफनेस पेपर में दिखाई देने लगी है। Re2Cl8 जो है ये क्या है, तो मुझे जो Re2Cl8 में दिखाई देता है वो कंडीशन क्या दिखाई देती है कि यहाँ पर Re के बीच में दो ऐसे करके डबल बॉन्ड यहाँ दिखाई देता है, डबल बॉन्ड बिटवीन R2 Re ही समझ में हमें आता है। बाकी यहाँ पर क्लोरीन आप लगा लीजिए इस तरीके से आप यहाँ पर क्लोरीन लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्लोरीन लगा सकते हैं, तो फिर ये मॉलिक्यूल हमारे लिए ये हो जाता है डबल बॉन्ड बिटवीन 2 Re। बहुत ही इंपॉर्टेंट, द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस सबको पता साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर टिक कर लीजिए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर टिक कर लीजिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन होल्ड्स ट्रू, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U या डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT है, डेल्टा NgRT, तो यहाँ पर डेल्टा H और ये वैल्यू यानी कि 1 में से 1.5 घटा दो तो वहां पर आधा बचा, 1 में से 1.5 घटा तो माइनस का आधा बचा, तो फिर रिएक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी यही आ जाती है।
बहुत ही अच्छा यार क्वेश्चन पेपर था, बस वही थी कि क्वेश्चन थोड़े लाइन लेंथ से हटे थे इसलिए दिक्कत कर गए। द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द एंजाइम, तो एंजाइम का जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है उसी पर काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि रिएक्शन टू एन ऑप्टिमम वैल्यू देन डिक्रीजेस, ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुंचती है रिएक्शन, उसके बाद जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो रीचेस टू एन ऑप्टिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। करिए ऐसे क्वेश्चंस को। इसके बाद ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये क्या होगा, यानी कि ये आपका साइक्लो 1,1 डाइब्रोमो 1,2,2 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और साइक्लोप्रोपेन है। इसको अगर आप एक्स बना तो एक्स क्या होगा, तो एक्स तो ये आपको याद होना चाहिए, ये क्या बोलते हैं, कार्बीन जब बनता है, यानी कि आपको याद होगा कि हम लोग जब भी रिएक्शन बनाते हैं तो इस तरीके की जो रिएक्शंस बनती हैं, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, दोनों सीएल यहाँ से दोनों बीआर यहाँ से रिलीज करा दीजिए, दोनों बीआर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके होमोलिटिक फ्यूजन करा दिए अल्टीमेट। और जब होमोलिटिक फ्यूजन कराएंगे तो हमारा ये कंपाउंड बन जाता है जिसे हम लोग कार्बीन के नाम से जानते हैं। तो ये डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही करिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो एक्स जो होगा वो कार्बन इंटरमीडिएट के थ्रू रन होगा, उसके बाद हमारी जो साइक्लिक कंपाउंड की चेन है वो ब्रेक कर जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे EAN रूल, तो यहाँ पर EAN रूल कौन ओबे नहीं कर रहा है आपको जवाब में कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ये तो करता है, ये तो करता है, 100% करता है इफेक्टिव एटॉमिक। सिंपल सी बात है कि अगर रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो मतलब ये है कि वहां पर नंबर जो है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू इक्वल टू नहीं आनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ 26 से निकाल दीजिए, 26 अगर आयरन को आप चेक करते हैं, आयरन को चेक करते हैं तो यहाँ पर 26 और 4 दूनी 8, 26 और 8 34 हो गया, नहीं हुआ। और इसको कर लीजिए, इसका बाइनरी तो कतई नहीं होगा, छोड़िए, 6 दूनी 12 हो गया, 12 और 22 34 ये भी हो गया। तो एमएन का ले लीजिए, 25 ले लीजिए, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हमने आंसर इसको 25 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है, 0 प्लस 10 दूनी 20 हो जाता है। तो 45 ये नहीं फॉलो कर रहा है, मेरे हिसाब से तो यही नहीं फॉलो कर रहा है। आप फिलहाल एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चेक 45 हुआ और 2 एमएन है, 2 एमएन का मतलब 1 एमएन पे जब निकालोगे तो यहाँ पर 45 का आधा 22.5 यहाँ पर आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, 22.5 जो फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन एक्यूरेट है। आप भी एक बार चेक जरूर करेंगे इस आंसर को और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। उसके बाद 99 पे चले आइए। 99 क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेसर प्रेशर ऑफ ए रियल गैस इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉलोइंग लेसर प्रेशर कौन, जो बीच में अट्रैक्शन हो। और अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन का मतलब होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ा दीजिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ा दीजिए तो उनके बीच में जो फ्लो होगा वो अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, डिवार बेंजीन का डिवार फार्मूला तो आपको पता ही होगा, बेंजीन बेंजीन का डिवार कैसे बनता है। तो सभी जानते हैं कि बेंजीन को इस तरीके से बनाया गया था, इस तरीके से बनाया तीनों और इस पर ऐसे खींच दिया, तो ये डिवार स्ट्रक्चर था, डिवार स्ट्रक्चर था, यही पूछा गया था। तो बाईसाइक्लो भी हो गया और आपका 2 इधर भी 2 इधर भी 2 2 2 बीच में 0 हो गया, फिर हेक्साडाइइन भी हो गया, यही फार्मूला। डी ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन था, बाईसाइक्लो 2 2 0 हेक्साडाइइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज किया लेकिन फिर भी लोगों ने किया। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। अभी हमने ऊपर ही किया है, अभी हमने एक में NaClO3 बनेगा, यहाँ पर NaClO3 बनेगा, अभी ऊपर ही किया था, रिपीट कर गया है ये क्वेश्चन, ऊपर आया था अभी। NaClO3 बनेगा और दूसरे में ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी वाला, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों और मित्रों, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर आपके सामने है। तो यहाँ पर आपका चार्ज ट्रांसफर, आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि जब कलर पोटेशियम पर मैग्नेट की बात हो तो चार्ज ट्रांसफर की बात यहाँ पर आ जाएगी, इसकी बात आएगी, चार्ज ट्रांसफर की बात आएगी।
विच कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू द शॉप प्रिंसिपल। शॉप प्रिंसिपल के अभी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के अकॉर्डिंग कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, तो आपको पता होना चाहिए साइज छोटा होना चाहिए तभी स्टेबिलिटी होगी। तो AgF2 को आप स्टेबल मान सकते हो, AgF2 को स्टेबल मान सकते हो। यहाँ पर 103 वाले का जवाब ए पर टिक कर लीजिएगा। इसके बाद चले आइए 104 वाले पे आइए। ये जो ऑर्डर दिया हुआ है इस ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो C12H22O11 को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ पर चीनी बनती है, नहीं ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। स्यूडो तो दिया नहीं, स्यूडो तो दिया नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर पर ही आप टिक कर लीजिए। स्यूडो दिया नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर पर आप टिक कर लीजिए। इन फॉलोइंग ये रिएक्शन जो दे रखी है, इस रिएक्शन में आपको अटैक करना पड़ेगा। बेंजीन में AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो फिर मैं तो आपसे यही कहूंगा कि CO से साइड से अटैक कराइएगा, COCCS3। यानी कि अगर कंपाउंड को अगर आप ओपन कर लेते हैं तो इस तरीके से CH3 हो गया, CH3 हो गया, C हो गया, C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ वाला पोर्शन, ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट है ये जोड़िए। जब ये जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास स्ट्रक्चर बी वाला राइट मिलेगा, एग्जैक्ट बी वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन सम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन बिलो। इन विच केस in which case the electronic transition is forbidden as per the spin selection rule। अगर हम लोग स्पिन सिलेक्शन रूल की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर जवाब हमारा आएगा कि एक बार पढ़ लेते हैं। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन द सेंट्रल मेटल एटम इन सम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन बिलो। ठीक है, तो T2G लेवल पहले आएगा फिर EG आएगा, ये तो बात कंफर्म है। इन विच केस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज फॉरबिडन, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा इसलिए है तो यहाँ पर आपका 6 यहाँ पर भरे जाएंगे और 1 यहाँ पर भरा जाएगा, तो अभी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ तीनों भर दिए गए। तो ठीक, डिस्टेंस ज्यादा का मतलब है पहले ये वाली पेयरिंग हो जाए, पहले ये वाली पेयरिंग हो जाए तभी ऊपर जंप 1 2 3 4 5 6 तभी जंप करे। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो आपका ए वाला होना चाहिए। ए वाले पर टिक करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसी बात से इस सिलेक्शन स्पिन सिलेक्शन रूल अप्लाई हो पाएगा कि पहले हम T2G लेवल को कंप्लीट कर पाए, देन उसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद 707 पर आ जाइए। द कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसलिए है क्योंकि उसका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड पर ही आप टिक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था। ये सब इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया था। कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट 3s एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए 3s को अगर रिप्रेजेंटेशन देना है तो 3s में अगर नोड्स निकालते हैं n-l-1, तो यानी n-1 का मतलब हमें दो नोड दिखाई दे और दो केवल हमें यहीं पर नोड दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर हमारा सी वाला बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कुछ कहने वाली बात है ही नहीं। इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 109 पे आइए। यहाँ पर द नंबर ऑफ द S डबल बॉन्ड O और SOH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड को आपको पता होना है, SO होता है, डबल बॉन्ड O होता है, ये होता है, और ये मार्शल एसिड का फार्मूला आपको पता होगा। तो इसका मतलब 4 इसके अंदर हो जाते हैं, 4 बॉन्ड ये हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और SOH बॉन्ड 2 हो गए। ठीक है, और उसके बाद आप SO बॉन्ड इसके अंदर 4 and 2। अच्छा, मार्शल एंड ओलियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओलियम की बात कर रहे हैं, तो ओलियम में ये तो ओलियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओलियम जो होता है H2S2O7 होता है, दिस इज ओलियम, यहाँ पर एक ही आएगा। तो एसओ बॉन्ड अगर नोट डाउन करो तो एसओ बॉन्ड की तो कंडीशन वही रहनी चाहिए, एसओ बॉन्ड की कंडीशन वही रहनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले में ये 2 हो गए, यानी कि ये 4 हो गए, ये 2 हो गए, दूसरे वाले में ये आपके 4 हो गए, दूसरे वाले में ये वाले SOH भी 2, तो सेम ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। अगर इसका भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो केवल एक ही अंतर दोनों में दिखाई देता है कि वहां पर एक ऑक्सीजन रह जाता है, ये दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है। तो यहाँ पर सेम कंडीशन है, जो है परऑक्साइड बॉन्डिंग रहती है केवल। तो हमारा आंसर ए फिर सटीक है कि ए को हम लोग टिक कर लें, ए को टिक कर लें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ में, कंटिन्यू रखते हैं इसी सीरीज को। इंडिकेट, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा को इंडिकेट द प्रोडक्ट। अरे भाई, इसमें एक रिंग गायब कर दीजिए, तो एक रिंग यहाँ पर गायब हो रही है, तो इस वाले को आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, टेट्रालिन ऑक्टालिन वाला जवाब है, और ये आप उठाइए
MK जैन की किताब और देख लीजिए फटाफट, उसके अंदर आंसर दिया है। इसके बाद आ जाइएगा द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द डायटोमिक 1.15, 1.15, 1.16। तो यहाँ पर हम जवाब आपको देंगे 1.4 के आसपास होता है, 1.14 के आसपास होता है, तो 1.15 ही हमारा सटीक जवाब यहाँ पर होगा। द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल 1.15 ही, मोनोटॉमिक का 1.6 है, 1.44 समथिंग होता है, तो मैं तो इसी को टिक करूंगा। ठीक है, इसको टिक कर 111 वाले का। इसके बाद चले आइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द डाइल्स। तो फ्यूरॉन जो होता है वो डाइल्स एल्डर रिएक्शन शो करता है, बाकी नहीं शो करते हैं। नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। एलिन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, एलिन के साथ में रिएक्शन करोगे तो फिर आपका एलिन के साथ में जैसे ही रिएक्शन करोगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बीच वाला कार्बोनाइल बन जाता है, तो यानी जवाब फिर आपका आना चाहिए ये वाला, यानी कि ये कीटोन के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप वाला जवाब आपका राइट जवाब जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच शोज द फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। तो डाईसाइक्लो डाईक्लोरो हो गया, डाईग्लाइसिनेटो और कोबाल्ट, यही एग्जाम्पल आपका सटीक है। कारण आपको बता देते हैं, मेरिडोनियल और फेसियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कोबाल्ट हम ले लेते हैं, और इस कोबाल्ट के बाद हम डाईक्लोरो लिया और ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन का ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि दो वैलेंसी हमारी ये सेटिस्फाइड ये करेगा। तो यहाँ पर आप क्लोरो लगा लीजिए, यहाँ पर भी क्लोरो लगा लीजिए, यहाँ पर ग्लाइसिनेटो लगा लीजिए, इस तरीके से ग्लाइसिनेटो। तो ये कंडीशन हमें अगर दिखानी पड़ेगी तो फिर हम दिखा पाएंगे कि फेसियल मेरिडोनियल बना लेगा। तो आंसर हमारा सी यहाँ पर सही हो रहा है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी, तो जहाँ पर लिगेंड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड अब यहाँ पर मुझे केवल NCS ही दिखाई दे रहा है, तो मैं आंसर इसको ही टिक करूंगा, ठीक है। यही होगा, NCS ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। चलिए आप इसको देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16 क्या कहता है, द सिंथेसिस ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट बी डन बाय द प्रोसेस। तो एरोमेटिक रूट से नहीं बनते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप इसे, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्रोमियम डाइपॉजिटिव आयन बिहेव एन हार्डर एसिड देन मैंगनीज, ठीक है, तो ये सॉफ्ट होता है, तो इसका मतलब है यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, ये सॉफ्ट होता है, यही रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना, Cu डाई पॉजिटिव। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हो ही गया। नेक्स्ट आ जाइए, अच्छा और भी देख लें यार, चलो। कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ये डिटरमाइंड, तो कोलरिच लॉ, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसलिए कोलरिच लॉ को अप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, कोलरिच लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। which positions are very reactive in phenanthrene, तो 9-10 पोजीशन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है फेनेंथ्रीन में। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द, है ना, लिगेंड मेटल क्रिस्टल फील्ड एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर जो आपका एनर्जी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करेगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा यहाँ पर मैंगनीज की आ रही, +7, +6, +5, डिक्रीजिंग ऑर्डर यही लगा हुआ है, तो आप इसी को आंसर को टिक कर लीजिए, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आया है और मैंने इसको बहुत एग्जाम में देखा, तो ये स्पॉन्ज स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पर आपने ये इलेक्ट्रॉन स्पॉन्ज नहीं, ये प्रोटॉन स्पॉन्ज स्ट्रक्चर कहलाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है और ये प्रोटॉन को बीच में अपने अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये प्रोटॉन स्पॉन्ज है, जबकि लोगों ने इसे इलेक्ट्रॉन स्पॉन्ज करके लगाया था क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद आ जाइए 122 पर चले आइए। 122 पे क्वेश्चन में गिवन डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन HCl की दे रखी है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन HCl.100 वाटर इज इक्वल टू इतना दे रखा है, यानी कि इसमें एड्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा। द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl इन 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अगर 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के निकालते हैं, यानी कि वाटर के 100 मॉलिक्यूल है, तो HCl की वैल्यू ये दे रखी है, तो यानी सिंपल सी बात है, पहले तो हम ये काम करें कि
गिवन दैट हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, 100 वाटर के मॉलिक्यूल में दिया है, ठीक है। इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, एंथैल्पी ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl इन 100, 1 मोल को डिसॉल्व करना है, तो इसका मतलब है डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 मोल के लिए HCl की वैल्यू माइनस की 92.3 दे रखी है, और डेल्टा एच इसका इतना दिया है माइनस का 68.1, तो माइनस करिए इसमें से, माइनस माइनस प्लस 1.68 हो जाएगा। इसे जरा घटा लीजिए, इसे घटा लीजिए, तो ये हो जाता है 92 168, सॉरी 168 है, 168 है, तो 168 माइनस करिएगा 92, यहाँ बचा आपका 6, और यहाँ पर 7 बचा, 76 बचा, ठीक है। तो 76 का मतलब है, फिर मुझे जो आंसर लग रहा है 76 के आसपास आंसर केवल एक ही दिखाई दे रहा है, 1 मोल के लिए। अगर भाई 100 मॉलिक्यूल है तो 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन घटाना पड़ेगा, तो 76 के आसपास आंसर फिलहाल तो यही है, माइनस में भी है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में, यानी कि डेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन ये है, और अच्छा है ये हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl ऑब्लिक डॉट H2O, 100 H2O की वैल्यू को आपको जो है वो घटाना पड़ेगी, वैल्यू कौन सी, डेल्टा एच एफ केवल HCl की, सॉरी, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर आपका माइनस रहेगा, ठीक। चलिए इसको कर लीजिएगा 122 वाले का। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन, ये तो पता है लैम्बर्ट बियर लॉ है, फोटोकेमिकल का जो फोटोकेमिस्ट्री है उसका हमारा ये क्वेश्चन है, 123वां 124वां क्वेश्चन। आप जानते हो कि अगर हम इससे कंपाउंड बनाएंगे तो आपको कंपाउंड कौन सा मिलेगा, कंपाउंड में 12 4 5 को 20 4 3 12 12 HCl निकाल दीजिए, 4 दूनी 8 12 8 20, ठीक। यानी कि फास्फोरस नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन मिलता है फॉर P3N3Cl6, और P3N3Cl6 अगर बनता है तो प्रोडक्ट आएगा, नहीं आएगा, 4 फास्फोरस, फास्फोरस कम पड़ जाएगा, ठीक है, फास्फोरस यही बनेगा, ठीक है। P4 बनेगा, N2 बनेगा, P4 बनेगा, N2 बनेगा, और Cl का 8 बनेगा, Cl का 8, तो P4 N2 Cl का 8 इसी में आ रहा है, बाकी 12 HCl, ठीक। हमारा बी ऑप्शन ही एक्यूरेट लगाया गया है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया था, और सॉल्व करने के बाद आपको जवाब दिया जा रहा है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है ज्योमेट्रीज ऑफ द, ये तो आपको पता ही है, ज्योमेट्री आपकी पिरामिडल और प्लेनर आती है, प्लेनर वहां पर बड़े ग्रुप होने की वजह से आती है, ये पिरामिडल आती है, तो ये क्वेश्चन हमारे 125 हुए, 125 क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद हम अब शुरुआत करेंगे बीपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आज की वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, बाकी क्वेश्चंस हम आपको देते रहेंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर आप जरूर बने रहें, क्योंकि हम आपको सिलेक्शन की उस मोड़ पर ले जाएंगे जहां वाकई में सिलेक्शन होते हैं। बेस्ट सिलेक्शन स्ट्रेटजी प्लान करके आपको जरूर बताएं। थैंक यू।